हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केबीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में है जगनिक, नरपति नाल, भट्ट केदार, चंद बरदाई। तो राइट आंसर क्या होगा? बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो कौन सा है उसमें? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो श्रृंगार रस कौन सा है? खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या परमाल रासो। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव रासो। क्या है? बीसलदेव रासो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? तो ऑप्शन में है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आंध्र। तो राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? तो वो गया था उड़ीसा। कहाँ गया था? उड़ीसा। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री जो राजमती थी और अजमेर के चौहान राजा कौन? बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है और यह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। किस रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो या फिर दलपति विजय का खुमाड़ रासो। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जगनिक का परमाल रासो। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जगनिक का परमाल रासो राइट आंसर होगा। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमाड़ रासो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाल रासो। उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से परमाल रासो प्रचलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। तो वो कौन से कवि हैं? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक या फिर चंद बरदाई। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जगनिक। कौन है? जगनिक। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनिक। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है? खुमाड़ रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या फिर परमाल रासो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाल रासो। आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105।
आलखंड का दूसरा नाम है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आलखंड का दूसरा नाम क्या बताया था अभी? परमाल रासो। तो वही ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? तो इनका नाम क्या है? नला सिंह, जगनिक, हेमचंद्र या फिर सारंगधर। तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, वो है जगनिक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो वो किस में मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमाड़ रासों में या फिर हम्मीर रासों में। तो किस में मिलता है? आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। कवि जगनिक की रचना का नाम है? तो कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? खुमाड़ रासो, मृगावती, आलखंड, पद्मावती। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आलखंड। क्या होगा? आलखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। परमाल रासों के लेखक हैं? तो परमाल रासों के लेखक कौन है? चंदबरदाई, जगनिक, नरपति नाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जगनिक। परमाल रासों के लेखक कौन है? जगनिक। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। आला और ऊदल किस राजा के सामंत थे? तो परमाल की या फिर जगनिक की, कीर्तिदत्त के या फिर औरंगजेब के। तो आला और ऊदल किस राजा के सामंत थे? तो वो थे परमाल की। किसके थे? परमाल के। आला और ऊदल राजा परमाल के दरबार के सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासों में किया है। ये इतना लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। 12 बरस ले को कर जिए, औ 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो ये किसकी रचना है? सोहर की है या कजली की है, बिरहा की है या आला की है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, आला। क्या है? आला की रचना है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो ऑप्शन में है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमाड़ रासो या फिर परमाल रासो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो विद्यापति को, गोरखनाथ को या फिर चंद्रवरदाई को या फिर अमीर खुसरो को। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, तो वो माना है किसे? चंद्रवरदाई को। किसे? चंद्रवरदाई जी को। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल जी। कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, अभी बताया था। तो देखो ऑप्शन में पहला ही दिया है पृथ्वीराज रासो, तो यही राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ऑप्शन में है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़, भरतेश्वर, बाहुबलिराज। तो राइट आंसर क्या होगा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, तो कौन है इसके रचयिता, हेमचंद्र, चंद्रबरदाई, परमाल या फिर अमीर खुसरो। तो राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। कौन है, चंद्रबरदाई, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन में है महाराज हम्मीर के, महाराज बीसलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो वो थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। किसके यहाँ पे दरबारी कवि थे, महाराज पृथ्वीराज चौहान के, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, तो ऑप्शन में है कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, तो किसके प्रति अनुरक्त था, पद्मिनी के प्रति या कमलनी के प्रति या संयोगिता के प्रति या फिर चंद्रिका के प्रति। तो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, तो वो था संयोगिता के प्रति अनुरक्त था, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो पृथ्वीराज जो थे वो कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री, उनका नाम क्या था, संयोगिता, तो संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे और संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद्र सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद्र ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले गए। तो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, तो वो था संयोगिता के प्रति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं, तो ऑप्शन में है राजेश्वर, सोमेश्वर, समर सिंह और अनंगपाल। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है, तो वो थे सोमेश्वर। कौन थे, सोमेश्वर, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2, तो ये मिलान करना है। इसमें ए है बीसलदेव रासो, तो बीसलदेव रासो किसने लिखा था, तो बीसलदेव रासो के जो राइटर थे वो कौन थे, नरपति नाल। कौन थे, नरपति नाल, तो ए का 2 ऑप्शन हो जाएगा। अब पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो वो लिखा था चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था, तो बी का 4th हो जाएगा। अब है परमाल रासो, तो परमाल रासो किसका है, जगनिक का है। किसका है, जगनिक का, तो परमाल रासो का जो सी है उसका 1 हो जाएगा। खुमार रासो किसका है, दलपति विजय का है, तो ये डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कूट मिलान कर लीजिएगा। तो जब हम कूट मिलान करेंगे तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। खुमान रासो, खुमान रासो या फिर कहीं लिखा होता है खुमार रासो का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में है जगनिक, नरपति नाल, चंद बरदाई या फिर दलपति विजय। तो खुमार रासो का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए दलपति विजय स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर होगा। खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो कौन उपलब्ध नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य और नाथ साहित्य, तो इसमें से कौन सा उपलब्ध नहीं है काव्यधारा में? तो इसमें सिख साहित्य जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो उपलब्ध नहीं है, जबकि जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है। ठीक है, ये तो उपलब्ध है, लेकिन सिखों का जो साहित्य है, सिख साहित्य है, वो उपलब्ध नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो ऑप्शन में है हेमचंद्र, जोइंदु या फिर धनपाल या फिर सोमनाथ। तो राइट आंसर होगा इसका जो इंदु। क्या होगा? जो इंदु, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ आदिकालीन कवि जो इंदु ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन में देखो संदेश रासक, जयमयंक, जसचंद्रिका, आलखंड और भक्तमाल। तो इसमें से कौन सी रचना नहीं है? वीर गाथा काल की कौन सी रचना नहीं है? तो वो कौन सी है? भक्तमाल। कौन सी है? भक्तमाल। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो ऑप्शन में है चंद बरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? नाभादास। नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है, जबकि चंद बरदाई हैं, जगनिक हैं, दलपति विजय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो ऑप्शन में देखो सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक और डी है भ्रमर गीत। तो इसमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो इसमें से कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी विद्यापति पदावली। ये जो रचना है विद्यापति पदावली वो आदिकाल की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? शांत है या फिर हास्य है या करुण है या फिर वीर है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर। कौन सा है? वीर। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। वीर रस इसका प्रमुख रस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो ऑप्शन में है 10, 12, 16, 14। तो विद्यापति ने कुल कितनी ग्रंथों की रचना की है? तो उन्होंने की है 14 ग्रंथों की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2009 की जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि कितने ग्रंथों की रचना की है, तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 14 यानी 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति ने के जो पद हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो पहाड़ी में या फिर मैथिली में या अवधी में या फिर पिंगल भाषा में। तो उन्होंने
जिस भाषा में लिखा है तो उन्होंने लिखा है मैथिली भाषा में। किसमें? मैथिली भाषा में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में है विद्यापति, भूषण, जयदेव या पद्माकर। तो दान वाक्यावली के रचनाकार हैं कौन है? तो वो है विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, तो कौन से हैं? भोजपुरी हैं या फिर प्राकृत हैं या फिर ब्रज हैं या फिर मैथिली। तो वो किस भाषा के कवि हैं? वो मैथिली भाषा के कवि हैं। किसके? मैथिली भाषा के कवि। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? अब देखो इसमें ऑप्शन में है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कीर्ति पताका। कौन सी है? कीर्ति पताका। जो कीर्ति पताका रचना है वो अभी तक प्रकाशित उनकी नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन देखो 2003 में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर इसमें दिया गया है। लेकिन अब क्या है, तो वो रिसेंटली, तो मुझे भी नहीं नॉलेज है इस बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अलग से थोड़ा सा हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, तो ये किसने कहा है? तो वो कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो मैथिल कोकिल कहलाए, तो वो किस रचना के आधार पर कहलाए थे? पदावली के आधार पर, कीर्ति पताका के आधार पर या फिर कीर्ति लता के आधार पर या फिर उपयुक्त सभी। तो जो विद्यापति जो इनकी फेमस रचना है कौन सी है? पदावली। तो पदावली के आधार पर ही मैथिल कोकिल कहलाए। कौन सी रचना के आधार पर? पदावली रचना के आधार पर विद्यापति जी मैथिल कोकिल कहलाए। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें क्या बताया था कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य, ठीक है, दो चीजें, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। देसिल बवना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? क्या है? देसिल बवना सब जन मिठा, यह उक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है या फिर अमीर खुसरो की है या फिर अब्दुल रहमान की है या फिर कवि गंग जी की है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? विद्यापति जी, यानी विद्यापति जी की जो प्रसिद्ध उक्ति है वो क्या है? देसिल बवना सब जन मिठा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, देसिल बवना सब जन मिठा, तो देखो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? अपना देश या अपनी भाषा। क्या है? अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। सब जन मिठा यानी कि सबको मीठी लगती है, यही जानकर उन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। अब देखो फिर से क्वेश्चन वही है, देसिल बरना सब जन मिठा ते तैशन जम्पऊ अब हट्ठा। ये काव्य पंक्तियां किस आदिकालीन कवि की रचना से हैं? तो आप पहचान ही गए हैं कौन से हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति जी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनव जयदेव की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो ऑप्शन में है देखो, विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभदास। तो ये वर्ड लर्न कर लीजिएगा। अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव किसे कहते हैं? विद्यापति जी को कहा गया है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा नाम है वो पंथी साधकों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन में है जलंधरी पाव, भरथरी, या फिर कंडहपा, या फिर चूड़ करनाथ। तो राइट जो आंसर है तो वो कंडहपा है। क्या है? कंडहपा। तो कंडहपा जो है वो पंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? तो वो किस साहित्य से संबद्ध हैं? रासु साहित्य से, या जैन साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, या फिर लौकिक साहित्य से। तो क्या क्या इसमें बताया? आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, ये जो दोनों कवि हैं वो किससे संबंधित हैं? वो है सिद्ध साहित्य से। क्या है? सिद्ध साहित्य से, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? सरहपा का, या फिर कुक्कुरिपा का, या फिर सबरपा का, या फिर गोपीचंद का। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा तो वो होगा गोपीचंद जी का। किसका? गोपीचंद का सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है, जबकि सरहपा का है, कुक्कुरिपा का है, सबरपा का है। तो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पापा आप लोग देख लीजिएगा। देखो सब में पापा वर्ड आया है। देखो सरहपा, कुक्कुरिपा, सबरपा, है ना। तो जो अलग हो वही, अगर नहीं हो बिल्कुल भी माइंड में तो आप लोग गैस कर सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध किससे? सिद्ध साहित्य से है, या रासो काव्य से है, नाथ साहित्य से है, या फिर जैन साहित्य से है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध साहित्य से सरहपा का संबंध है। किससे संबंध है? सरहपा का सिद्ध साहित्य से संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता पूछे। अब इसमें से कौन थे? तो आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुड़करनाथ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो वो थे आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो नवनाथ हैं, जो नाथ पंथ के जो नवनाथ हैं, तो उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन, जड़ भरत। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो जो सी ऑप्शन है देवसेन, तो वो नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। तो यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। गोरखनाथ, नागार्जुन तथा जड़ भरत 9 नवनाथों में सम्मिलित किए गए हैं, जबकि देवसेन आदिकालीन जैन कवि हैं। कौन है वो? देवसेन कौन है? आदिकालीन जैन कवि है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, देवसेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156।
नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या के बारे में पूछा गया इसमें, तो कितने हैं? नवनाथ, यानी कि 9 नाथ हैं इसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें देखो 9 दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर होगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? अब देखो इसमें नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? अब इसमें है चपट नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ और है जलंधर नाथ। अब इसमें से देखो, जो पहले क्वेश्चन आया था कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है, तो उसमें तो आदिनाथ थे, लेकिन अब इसमें आदिनाथ तो नाम है नहीं है, ठीक है। अब इसमें नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछा कि कौन है, तो इसमें से जो मत्स्येंद्र नाथ हैं और गोरखनाथ, ठीक है, इन दोनों को ही माना जाएगा। किसे माना जाएगा? बी और सी को माना जाएगा, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों को ही प्रवर्तक माना जाता है। तो ऑप्शन में इसमें दोनों दे दिए, तो इसलिए वैसे ऑप्शन में एक ही पूछा जाएगा, तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर दोनों होते हैं तो या तो फिर बोर्ड कैंसिल कर देता है, या फिर ये है कि दोनों को सही मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं है कि इसमें से कौन सा होगा। तो दोनों ही आप लोग लर्न करके रखिएगा, अगर दोनों आते हैं तो दोनों ही माने जाएंगे। देखो, नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं वो मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नगेंद्र, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उनके द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है कि इस पंथ, कौन सा पंथ? नाथ पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है मच्छंदर नाथ, क्या लिखा होता है? मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। तो दोनों ही माने गए इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसी पुस्तक में और गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया गया है कि गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, और ज्ञातव्य है, हम लोग जानते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ जो है वो गोरखनाथ की गुरु थी। कौन थे? गुरु थे, गोरखनाथ की गुरु थी। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? अब देखो इसमें, अब यही क्वेश्चन है ना। अब इसमें दे दिया गोरखनाथ, महानाथ, चपटनाथ, नेमिनाथ। तो इसमें से इजीली आप लोग चूज कर पाएंगे कि कौन है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन में ए हो जाएगा, गोरखनाथ जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159। गोरखनाथ की गुरु का नाम बताइए। अब इसमें से आपको पता ही है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है इसमें? मत्स्येंद्र नाथ। तो ए जो ऑप्शन है मत्स्येंद्र नाथ, तो वो राइट आंसर होगा। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग का क्या अर्थ है नाथ संप्रदाय में? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? हठ योग का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो वो क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है। देखो, गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था, और हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। और गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। क्या चलाया था? यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किसने चलाया था, है ना। 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में किसने चलाया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? गोरखनाथ जी को हो जाएगा। तो ये आप लोग यहीं पे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन में है गोरखनाथ,
गौतम बुद्ध, कबीर, गुरु नानक। तो हठ योग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ जी ने दिया था। किसने दिया था? गोरखनाथ जी ने। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, तो वो क्या था? वज्र, अग्नि, या फिर चित्र, या फिर ज्ञान। तो वो क्या था इसमें? तो जो शून्य का पूरक तत्व था तो वो था वज्र। क्या था? वज्र। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो पीजीटी 2000 में पूछा गया है। जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है वो 2000 में ये क्वेश्चन आया है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो अच्छे से लर्न करके रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन वज्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ठ और संधा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? संधा, यानी कि डी ऑप्शन जो है संधा वो राइट आंसर होगा। सिद्ध कवियों द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई गई तो वो भाषा थी कौन सी? संधा भाषा थी। देखो सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा भी कहीं कहा जाता है, संधा लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा? सांध्या भी कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि संधा हो या फिर सांध्या हो, है ना। ऐसे अगर वर्ड आ जाए तो वही राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद बदाऊनी। तो ये जो इसका राइट आंसर है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था अबू सईद ने। किसने किया था? अबू सईद ने। इतिहासकार के रूप में पूछा गया है तो अबू सईद इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता इतिहासकार अबू सईद माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जबा, परंतु अबू सईद अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अबू सईद। अगर अबू सईद हैं तो ये कर लीजिए। अगर अबू सईद नहीं होते हैं, ठीक है, अगर इनकी जगह कौन होते हैं? इनकी जगह अमीर खुसरो आ जाए तो फिर वो हमें सही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमेशा हमें राइट आंसर करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। तो कौन है पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक? वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय, वादिराज। तो राइट आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ चरित्र के जो लेखक हैं तो वो हैं ऑप्शन नंबर डी, वादिराज। कौन है? वादिराज। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज हैं। और ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। निर्भय भीम व्यायोग। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो धनपाल हैं, या फिर राजशेखर हैं, या फिर धर्मप्रभ सूरी हैं, या फिर रामचंद्र सूरी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा निर्भय भीम व्यायोग, इसके हैं राइट आंसर कौन है? रामचंद्र सूरी। किसने लिखा है? ये रामचंद्र सूरी जी ने लिखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। ये जैनाचार्य थे तथा इन्हें सिद्ध राज जय सिंह व कुमार पाल का राज्याश्रय प्राप्त था। और सुधा कलश तथा कुमार बिहार शतक इनके काव्य ग्रंथ हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सुधा कलश किसका है या कुमार बिहार शतक किसका है। तो ये ग्रंथ भी किसके हैं? इन्हीं के रामचंद्र सूरी जी के। तो आप ये दोनों भी लर्न कर लीजिएगा, सुधा कलश और कुमार बिहार शतक। और क्या हो जाएगा? और एक तीसरा ये वाला निर्भय भीम व्यायोग। तो ये जो तीनों लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? रामचंद्र सूरी ने। ये तीनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।